यूपीपी री एग्जाम इस समय अब अपने अंतिम दौर में है। 30 और 31 का ही पेपर अब बचा हुआ है। 23, 24, 25 को अगर आधार बना ले तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बन गई थी। जैसे आपने कल ही एक सेशन देखा था जहाँ पे लाभ हानि छूट और परसेंटेज से रिलेटेड पार्ट आपको परीक्षा में बहुत सारे नज़र आ रहे थे। उसका सेशन मैंने 15 प्रश्नों में आपको कंप्लीट कराया था। एक भाग मुझे और भी समझ में आया जो आपके कमेंट से भी हमको दिखा और मेरी भी अपनी एक्सपीरियंस पे हमको लगा कि इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करना जरूरी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटेड प्रश्नों को कवर कर सके जो परीक्षा से रिलेटेड हो। मतलब उन पार्ट को भी हम लोग बिल्कुल टच करें जो पार्ट आपकी परीक्षा से कनेक्ट थे और कनेक्ट होने की जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है। मैंने कुल केवल 20 प्रश्न रखा है और आप टॉपिक देख पा रहे हैं कितने टॉपिक यहाँ पर टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य हमने कवर किया है, चाल दूरी और समय कवर किया है, नाव और धारा कवर किया है और रेलगाड़ी कवर किया। इसके केवल 20 सवाल मैं हल कराऊंगा अर्थात 5-5 सवाल प्रत्येक पार्ट से रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इतने से ही आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिलेटेड इधर उधर अगर चीज़ें बनती हैं तो डेटा आपके इधर उधर भले हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न मेरे हिसाब से यही रहेगा। तो इसलिए इस पैटर्न पर आप फोकस करिए और सभी प्रश्नों को मेरे साथ कवर करते चलिए। अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से ही लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और अपनी कम्युनिकेशन, अपनी जो है कनेक्टिविटी मेरे साथ बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन किए रहिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे भी हम लोग फर्दर कोई ऐसी आपस में कनेक्टिविटी बनाने की उम्मीद बने तो उस पर ज़रूर जुड़े रहें। विश्वास मानता हूँ, मैं अपने पर भरोसा करता हूँ और आप पर भी भरोसा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और मैंने भी पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाया है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक से पहले आप जान लीजिएगा कि वो पार्ट जिसको हमें कवर करना है टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन कॉन्सेप्ट है, बोट एंड स्ट्रीम है। आपने देखा होगा कि पेपर पैटर्न ऐसे ही कुछ बना था कि पहले पन्ने से एक सवाल, अंतिम पन्ने से एक सवाल। टाइम एंड वर्क में भी आपने देखा होगा कि 2 से 3 सवाल बनते नजर आ रहे थे। चाल दूरी समय से 1 से 2 सवाल और 2 सवाल या तो ट्रेन से या तो बोट एंड स्ट्रीम से, मतलब 2 इधर 2 इधर 2 इधर। 4 से 6 सवाल, मतलब कुल 6 से 7 सवालों की प्रिपरेशन हम लोग करने चल रहे हैं। 4 से 7 सवाल अर्थात ठीक ठाक यहाँ पर अमाउंट आप कवर करेंगे आज के इस वीडियो सेशन से और सभी प्रश्नों के स्तर के हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। सबसे पहला पार्ट इसमें टाइम एंड वर्क है, सब जानते हैं, समय और कार्य है। समय और कार्य में कुछ बातें बहुत ही फिक्स समझनी चाहिए कि वर्क क्या है। एक निर्धारित किया गया कार्य, जैसे हमें कुछ भी कार्य करने को कहा जाए, आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी आपका एक कार्य है। कोई सड़क बनवाने का ठेका ले ले, घर बनवाने का ठेका ले ले और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो आपको एक निर्धारित करके दे दी गई है, असाइंड टास्क ही कार्य है। कुछ भी एक वर्क, हमने आपसे कहा कि 20 प्रश्न हल कर दो, हमने आपको खाने का कुछ सामान दिया, कितने सामान आपको इतने, मतलब इसको कंप्लीट करना है, समाप्त करना है, खाने का सामान है, इसको आप यूज करो। कुछ भी एक निर्धारित की गई एक्टिविटी आपके लिए कार्य है, निर्धारित किया गया टास्क, असाइंड टास्क कार्य है। कार्य हमेशा एक होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्य हमेशा एक होता है तब तक जब तक इसको और निर्धारित ना करें, आधा तिहाई चौथाई ना बताएं, तब तक कार्य हमेशा एक होता है। कार्य को समाप्त करने में अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से समय लगता है। क्षमताएं अधिक होती हैं, समय कम लगता है, क्षमताएं कम होती है, समय ज़्यादा लगता है। हर इंडिविजुअल, हर समूह अलग अलग तरीके से अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करता है और एक फिक्स टाइम लेता है कार्य को डन करने में। तो कार्य को समाप्त करने में लगा समय ही टाइम है टोटल। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। कार्य जब हम करते हैं तो हमारी अपनी सबकी अलग अलग एफिशिएंसी अर्थात कार्य करने की क्षमता होती है। मैं एकांग समय में जितना कार्य करता हूँ वही मेरी एफिशिएंसी है। मैं किसी काम को 4 घंटे में पूरा करता हूँ, ये अलग बात हो गई, लेकिन मैंने 1 घंटे में जितना कार्य किया वही मेरी क्षमता है। मैं किसी काम को 20 दिन में कर लेता हूँ, ये अलग बात हो गई, मैंने 1 दिन में कितना कार्य किया वही मेरी क्षमता हो गई। यहाँ पर कुछ बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता आप बढ़ाते जाइए, समय घटता जाएगा, क्षमता घटाते जाइए, समय बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने जैसे प्रेजेंट किया है, कभी कभी आपको इस तरह के प्रश्नों को भी फेस करना होता है कि क्षमता अगर हमको A/B में दिया है, A/B का मतलब कुछ भी 2-3 हो सकता है। इसका मतलब अगर 2 पर्सन्स थे, एक का नाम A था, दूसरे का नाम B था, तो तय है कि एक यूनिट समय में अगर A काम करता है तो B उसी निर्धारित समय में, उसी यूनिट समय में B काम करता होगा। अब उनको उस कार्य को समाप्त करने में अगर कार्य को करने में जो उनकी क्षमताएं हैं अगर A अनुपात B के अनुपात में है, तो कार्य को समाप्त करने में लगे समयों का अनुपात यहाँ पर B अनुपात A हो जाएगा। मतलब अगर क्षमता 1:2 में है तो समय 2:1 में होगा। इस पर भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है। यहाँ पर 2 तो चलो डायरेक्टली हम लोग बता देते हैं कि अगर क्षमता 2 और 3 में है तो समय 3:2 हो गया,
लेकिन अगर मान लीजिए यही समता 2, 3 और 5 की है तो समयों का अनुपात उसी एक कार्य को समाप्त करने में उसके लिए आपको सबका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, 1/, के फॉर्म में रेसिप्रोकल करके, तब जाकर के रेशियो। ऐसा भी प्रश्न एक शिफ्ट में पूछा गया था, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसे पार्ट थे जो वहां पर अभी तक मिसिंग थे, जैसे एकांतर समय पर अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया था, इस पर भी पूछे जाने की संभावना है। ठेकेदारी पर पूछा गया है, महिला पुरुष पर पूछा गया है, कार्य में सम्मिलित होने, कार्य को छोड़कर चले जाने, सम्मिलित होने और में शामिल करना, बेसिकली जैसे अगर किसी पर्सन को हम अपने कार्य में शामिल करें। प्रारंभ से तो प्रश्न समझ में आया था, दिया था, अंत का प्रश्न नहीं था, तो अंत से आपको प्रश्न फेस करने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे टर्म है जिसको हम फेस करते हैं। थोड़ा सा इस परिस्थिति को समझें। समझने के लिए जैसे मैंने कहा, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। थोड़ा सा सारी बातों को कंफर्म करिए। हमने कहा ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को अगर 12 दिन में कर लेता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको समझ गए समय है, और समय के हिसाब से हमने यहाँ पर टोटल वर्क प्लान किया। ऐसी संख्या सोची जो 12 से और 10 से कट गई, वह संख्या मान लो 60 है, जो उनका एलसीएम है, तो यही आपका टोटल वर्क हो गया। हमने अब एक वर्डिंग प्रेजेंट करी कि ए ने 60 काम को 10 दिनों में किया, इसका मतलब उसने प्रतिदिन, अर्थात क्षमता मतलब एकांक समय में किया गया कार्य, प्रतिदिन उसने 6 काम किया होगा। बी ने 60 काम को 12 दिन में किया, इसका मतलब प्रतिदिन उसने 5 काम किया होगा। ये इनकी क्षमताएं हो गई। क्या हो गई? ये इनकी क्षमताएं, क्षमता का अनुपात हो गया। उल्टा कर दीजिए, देखिए 6, 5 है तो पलट दीजिए, 5, 6 का रेशियो बना होगा, समयों का अनुपात डेवलप हुआ होगा। तो क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर कुछ बातें और कनेक्ट करना भी आपको जरूरी है। जैसे हमने आपसे कहा ए किसी काम का, किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर ए 1/3 भाग को 15 दिन में करता है, तो ए उस पूरे काम को 15 × 3 अर्थात 45 दिन में कर पाएगा। ठीक है, 45 दिनों में कर पाएगा। इसको हमको समझना होगा। इस तरह से बहुत सारी परिस्थिति बनती है जहां पर हमको पार्ट काम कंप्लीट करके दिया रहेगा या हमारा समय बताया रहेगा, हमको संपूर्ण कार्य को समाप्त करने में लगे समय को निर्धारित करना होगा। इस तरह की बातों को आप लोग एकदम ध्यान में समझिए, रखिए, जिससे कि कनेक्ट होता चला जाए, कभी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत होती, जैसा मैंने आपको बताया, अगर जैसे यहीं पर एक लाइन थी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, इसका मतलब उसके द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में जो उसका कार्य होगा, 1 दिन में किया गया कार्य, ये उसका क्या हो गया? 1/10 हो गया। तो एक बात समझ में आई, जो 1 दिन में किया गया कार्य होता वही क्षमता होती है। तो क्षमता अगर 1/10 है तो इसका उल्टा करने से ही समय मिल रहा है, जो मैंने पहले से आपको प्रेजेंट कर दिया था कि क्षमता का उल्टा ही समय होता है, क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती। जनरल बातें जो हमने बहुत बार पढ़ाई है, आपने खूब पढ़ा भी होगा। इस समय जरूरत इस बेसिक चीज को ना जान करके इसके स्तरीय प्रश्नों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रत्येक छात्र इस समय अब इस स्थिति में है कि वह प्रश्नों पर जाकर के अपनी स्किल को दिखाए और समझे और उसी का उपयोग एग्जाम में करे। तो मैं चलता हूं आपको कुछ स्तरीय प्रश्नों को लेकर के, मतलब यहां पर आपको कवर कराने, जिससे आपकी परीक्षा आपसे कनेक्ट हो सकेगी। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, मन लगा के अगर ध्यान से देखेंगे और आप सभी लोग कमेंट करते रहें, जरूर बताएं कि आप सभी का उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न को करने में। मैं एक बार रीडिंग कर देता हूं। प्रश्न क्या है? बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब स्किल्ड है, सक्षम है। जैसे अगर 50% स्किल्ड होने का मतलब होता है ज़्यादा, कि अगर आप 100 काम करो तो हम 150 काम कर लेंगे। 50% यही मतलब होता है, जितना भी आप करते हो आपके आधे से ज़्यादा मैं करूँगा, यही होता है स्किल्ड होना। बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, जबकि बी की तुलना में जो सी है वो 40% कम दक्ष है, मतलब कमज़ोर है थोड़ा सा। कह रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। अकेले अगर उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए ए को, अकेले ए को दे दिया जाए और उसी काम को नहीं बल्कि उसके 150% को दिया जाए, मतलब उस काम को अकेले नहीं उसके 150% काम को दिया जाए, तो कार्य कितने दिनों में अपना समाप्त हो पाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पर्सन 2 नहीं है 3 है, और तीनों की आपस में जो संबंध दिए गए हैं क्षमताओं का, वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से दिया है। पहले ए का कंपेरिजन बी के साथ किया गया है, फिर बी का कंपेरिजन सी के साथ किया गया, मतलब इन दोनों तुलनाओं में बी शामिल था।
यहाँ से हम उनकी क्षमताओं का रेशियो बना सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को बीच में रखिए जो दोनों रिलेशंस में हो, ए बी सी। अब बी दोनों रिलेशंस में, इसलिए मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है। परसेंटेज हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि इस तरह की वर्किंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। लिखा है बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल है। 50% को हम 1/2 लिखते हैं, और इसका सेंस, जैसे मान लीजिए मेरे पास आपसे 50% ज़्यादा है, तो आपके पास अगर 2 होगा तो मेरे पास 2 में 1 जोड़ दो 3 होगा। क्षमता भी उस हिसाब से करेगी। बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल है। अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 3 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी। जबकि बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, तो 40% को 2/5 लिखते हैं, भिन्न के हिसाब से 40/100 करिए। अब यहाँ पर सी कम दक्ष है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अगर बी की क्षमता 5 है तो सी की क्षमता 5 से 2 कम करके 3 है। ऐसे में हम तुलना तीनों की तभी कर सकते हैं जब बीच वाला मान दोनों में बराबर हो। अब बराबर तो नहीं है, बराबर करने के तरीके हैं, या तो इस पूरे में आप 5 से गुणा कर दो, या तो इसमें 2 से कर दो। यह एक तरीका और है कि 3 है 2 है 2 बढ़ा दो, 3 है 5 बढ़ा दो। यहाँ से क्षमता इसकी 15 हो जाएगी, इसकी क्षमता 10 हो जाएगी और इसकी क्षमता 6 हो जाएगी। ए प्रत्येक की क्षमताएं हो गई। क्षमताएं क्या कहती हैं हिंदी में? ए अगर एक निर्धारित समय, यूनिट समय पे 15 काम करेगा तो बी केवल 10 ही कर पाएगा और सी केवल 6 ही काम कर पाएगा। ठीक है। अब इसने कहा कि तीनों मिलते हैं तो पूरे काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूँ टोटल वर्क, जैसे आपसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि चलो ए जो है काम करना, मतलब जैसे कोई खुदाई कर देना, कोई जुताई कर देना, किसी तरह से कोई काम करना, या कोई ऐसे बंडल कहीं पे रखा हुआ तो उठा उठा के ले जाके रखना। इस प्रकार से ए करता है 15 काम, 15 काम उठा के एक दिन में वह कर देता है। बी उसी तरह से 10 काम करता है, सी उसी तरह से 6 काम करता है। अगर हमने कहा तीनों मिल जाएं, तीनों का 15 10 25 6 31, मतलब इनकी तीनों की क्षमताएं क्या है? 31 है। 31 क्षमता है, मतलब 31 काम वो लोग मिल के एक दिन में करते हैं और संपूर्ण कार्य को 10 दिनों में करते हैं। इसका मतलब संपूर्ण कार्य हो जाएगा 31 × 10, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को मुझे किससे कराना है? ए से। ए की क्षमता क्या है बोलो? 5 है। ए से करवाना है 31 × 10, 31 × 10, लेकिन इतने को ही नहीं करवाना, ये तो पूरा काम है। काम के 150% को करवाना है, तो 150% को हम लिख सकते हैं 3/2। इसको भी 100 से परसेंट हटता तभी जब 100 से भाग किया जाता है। तो काम अभी मेरा ओरिजिनली इतना था, लेकिन अब मैं इसको 3/2 कर देता हूँ, 3/2। अब करवाना किससे है इसको? ए से। ए की क्षमता एक दिन में कितना काम करने की है? 15। मैंने 15 से भाग करने की बात करी। इसको अब थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। कैसे लिखा जाएगा? 31 × 10 कर दीजिए, × 3 ऊपर रहने दीजिए, नीचे जाइए, इस 2 को साथ में रखिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 15 था ना, मैंने स्टेप थोड़ा सा बढ़ाया था, नहीं जैसी कोई ज़रूरत नहीं थी, 15 कर देते। अब देखिए, आप देखो 15 दूना कितना होता है? 30। 10 तियाँ कितना होता है? 30। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 31 दिनों में कार्य आपका डन हो जाएगा। 31 दिन, यहाँ पर चौथा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 31 दिन इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। आप सभी लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। इस तरह के और भी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आज के सेशन का होता है। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। अब इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, मन लगाकर। सी जो है बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। सी जो है एफिशिएंट है इन कंपेयर टू बी। कितना कंपेयर्ड है? मतलब ये 5 गुना। अब आगे बढ़िएगा। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है। ए को ये जिम्मेदारी दे दो, कह दो भैया तुम काम करके बताओ, कह रहा मेरे को 60 दिन लगेगा। मतलब तुलना यहाँ बी और सी की है और समय किसका दिया है? ए का दिया है। फिर आगे बढ़िए। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 12 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में उस कार्य को तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में उस कार्य को पूर्ण कर लेगा? इस प्रश्न का आपको हल बताना है। आइए कैसे करते हैं, ध्यान से सोचिएगा। बी, देखो सी बी की तुलना में, जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो रिलेशन दिया है क्षमता का, वो आपका सी और बी का दिया है। जैसे मैंने सी लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया। सी अगर बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है, तो क्षमता की बात अगर करा जाए तो अगर बी 1 काम करेगा तो सी 5 काम करेगा। एक निर्धारित यूनिट समय में अगर क्षमताओं की बात करें सी और बी की, तो सी अगर 5 काम करेगा तो बी 1 ही काम करेगा। अब आगे बढ़िए। इसने कहा उसी काम को अगर हम ए से करवाते हैं, ए करता है 60 दिन में, जबकि अगर तीनों मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर अर्थात ए बी सी जो दो बगल में बैठे हैं, ये लोग मिलकर करते हैं तो 12 दिन में। यहाँ से हम लोगों से पूछा क्या गया है, पढ़ो, इस काम को मुझसे किससे करवाना है? मुझे किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो बी से तभी करवा पाएंगे जब बी से हम कंपेयर कर पाएंगे, बी की क्षमता को इसके साथ संबंधित कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क बनाओ, 60 हो गया।
अगर ये 60 कुल काम है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस समय अकेले ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, मतलब ये समय है ए का, 60 काम को 60 दिन में करना है, तो एक दिन में एक काम करेगा, जबकि तीनों मिलकर के एक दिन में 12 पंचे 60 5 काम करते हैं। ये क्षमता निकल कर आ रही है। क्षमता कैसे आ रही, देखिए, ए की क्षमता एक काम करने की है पर डे, जबकि तीनों की क्षमता 5 काम करने की। इसमें ए का योगदान कितना है, 1, तो बी और सी का योगदान कितना होगा बताइए, क्षमता के हिसाब से 4, तभी तो मिलकर 4 1 5 है। अगर ये जुड़कर 6 हुआ होता तो इससे बेहतर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम तुरंत कंपेयर कर देते, सी की क्षमता 5 बताते, बी की क्षमता 1 बताते, बट ऐसा नहीं कर सकते। दोनों की कंबाइंड क्षमता 4 है और दोनों की इंडिविजुअल क्षमता 5 और 1 दी गई है। हम बी से करवाएंगे तभी जब बी की एग्जैक्ट क्षमता हम बता पाएंगे। तो एग्जैक्ट क्षमता बताने के लिए इन क्षमताओं को जोड़ दीजिए, जोड़कर इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, 6 बराबर 4 कर दीजिए। हमको किसकी क्षमता निकालनी है, ए बी की। बी की क्षमता मतलब 1 का मान, 1 का मान क्या होगा, 4/6, 2 दूना 4, 2 तीना 6, अर्थात इसकी क्षमता बोलो बी की कितनी हो गई, 2/3। बी की क्षमता 2/3 है उसके हिसाब से, और काम कितना है बोलो, 60 है। तो हम 20 को बुला लें, 60 काम दे दें, उसके सुपुर्द कर दें, 2/3 से वह भाग करेगा तो 60 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से इसको भाग करिए 30 होता है, 30 गुणे 3 कर दीजिए 90 हो जाएगा। 90 दिनों में यह कार्य आपका डन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया था। आशा करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों पर भी अपना फोकस अटेंशन आप सभी लोग बनाएं। ये सभी शानदार इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट एग्जाम से प्रश्न है, जरूर तैयार कर लीजिए। आगे बढ़िए, इस प्रश्न को भी पढ़िए मन लगा के सभी लोग। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए की जिम्मेदारी दे दी, वो कहेगा 18 दिन लग जाएगा। बी को दे दिया तो उसने कहा हम 12 दिन में पूर्ण कर देंगे, जबकि कहा उन लोगों ने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, मिलजुल कर काम करना शुरू किया, किंतु बी कार्य से समाप्ति होने से, कार्य की समाप्ति से 3 दिन पूरी ही कार्य छोड़कर चला गया। अब कार्य को पूरा करने में उन्हें कुल कितना दिन लगा। देखो अक्सर प्रश्न जो अब तक आपको दिखा है उसमें कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ए ने छोड़ा, बी ने छोड़ा, ऐसे होता था। प्रारंभ से अगर यहाँ पर भी स्थिति होती तो बात दूसरी होती। यहाँ कार्य समाप्ति होने के 3 दिन पहले कोई छोड़ कर गया है, तब आपसे पूछा गया है कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लग जाएगा। ए कर सकता है किसी काम को 18 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 12 दिन में। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के हिसाब से अगर हम कार्य की क्षमता की बात करें, 36 कार्य होगा, 18 दूना 36, 12 तिया 36। दोनों की क्षमताएं अलग अलग एफिशिएंसी देखा तो इसकी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है और इसकी क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है। ये एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों ने मिलजुल कर, देखिए ऐसे रहा होगा प्रश्न, आप थोड़ा समझिएगा। एक काम की स्टार्टिंग हुई और एक काम की एंडिंग हुई, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग लेवल पे आगे गलत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ए और बी ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, ए और बी ने मिलकर के काम करना स्टार्ट किया, मतलब क्षमता उस समय 3 2 5 की रही होगी। 5 की क्षमता से इन लोगों ने काम को शुरू किया, करते रहे, लेकिन कहा जिस दिन कार्य एंड होगा उसके 3 दिन पहले, यहाँ से 3 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया, यहाँ पर पढ़िए बी काम छोड़कर चला गया। तो काम करने वाला अकेले कौन बचेगा, ए बचेगा। मतलब मैं समझ गया कि अंतिम के 3 दिनों तक ए ने अकेले काम किया था। ए के एक दिन में काम करने की जो एफिशिएंसी है 2 है, अर्थात 2 गुणे 3 उसने काम किया होगा। 6 काम तो अकेले उसने खुद किया होगा। किसने बताइए, ए ने 6 कार्य अकेले किया होगा। अगर मैं 36 से 6 निकाल दूं तो इसका मतलब 30 काम इन लोगों ने मिलजुल कर किया होगा। 30 काम इन दोनों ने अगर मिलजुल कर किया था तो 30 बटे आप क्या कर दो, यहाँ पर इन दोनों की क्षमता देखिए कितनी है, 5 है। तो 5 से अगर हम भाग कर दे तो मिलजुल कर, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता था कि कितने दिन तक उन लोगों ने साथ साथ काम किया था। तो 5 से भाग करने पर पता चला कि 6 दिन, अर्थात 6 दिन तक उन लोगों ने मिलजुल कर काम किया था, अर्थात 6 दिन तक उन्होंने साथ साथ काम किया था। इसका मतलब ये भी मैं कह सकता था कि 6 दिन बाद बी ने कार्य करना छोड़ा था। ये प्रश्न का तरीका हो सकता था। लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा था इसका एक ओरल तरीका हो सकता था। ऐसे प्रश्न में कभी भी क्या हो सकता, सुनिए, जब भी कभी कार्य को समाप्ति के कुछ दिन पहले जो पर्सन कार्य छोड़ दे, आप उस पर्सन को बुला लो। पर्सन कौन था, बी। कितने दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन पहले छोड़ा है। अगर वो ना छोड़ता तो कितना काम करता, बोलिए, वह ना छोड़ता तो कितना काम करता, प्रतिदिन 3 करता था तो 9 काम करता। मतलब अगर वो ना गया होता छोड़ करके, जैसे हमारे साथ अगर कोई लगा है पर्सन और अचानक साथ छोड़ दे, तो अगर वो ना छोड़ा होता तो योगदान देता अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, तो रहता तो 9 काम करता। जब जितना काम वो करता उसको ले जाकर के टोटल वर्क में जोड़ दीजिए, 36 + 9 कर दीजिए, अर्थात 45 हो गया। अब ये 45 काम होता है, इसको करने के लिए अब दोनों की क्षमता बताओ कितनी है, 5 है।
दोनों की क्षमता 5 है, 45 बटा में 5 कर देता, 9 दिन में कार्य आपका समाप्त हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है 9 दिन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन। चाहे ऐसे सोचिए, ऐसे सोचने में 2-3 प्रश्न और हल हो जा रहे हैं ना, वहां पर थोड़ा एक ही तरह का प्रश्न हल हो पा रहा है। आशा करता हूं आपको समझ में चीजें आई होंगी। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, बिल्कुल बताते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। तो एक इस क्वेश्चन को आप देखिए, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। अल्टरनेट डेज अर्थात एकांतर दिन। एकांतर दिन का क्वेश्चन अभी तक के 23, 24, 25 के पेपर में आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन इस तरह का प्रश्न भी आपको अब 30, 31 के पेपर में शायद देखने को मिल जाए, तो इसलिए इस पर भी प्रिपरेशन अपनी बना के रखिएगा। एकांतर दिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ काम किसी समय में कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ काम किसी समय में कर सकते हैं। हम लोग मिलजुल कर काम को करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारी मिलने जुलने की प्लानिंग कुछ ऐसी होती है कि मैं कहता हूं कि पहले दिन मैं काम करूंगा, आप आराम करना, दूसरे दिन आप काम करो, मैं आराम करूंगा, फिर मैं काम करूंगा, आप आराम करो। इस प्रकार से यह प्रोसीजर चलता है। प्रश्न को आइए पढ़िए, देखिए क्या करना है इसमें। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करने का निर्णय लिया। वही जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी होती है कि यदि कार्य की शुरुआत ए करता हो, जो काम की स्टार्टिंग करता हो बहुत ही मुख्य बिंदु होता है, बहुत ही प्रभावशाली पर्सन होगा इसमें, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, यह प्रश्न है आपका। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका समझिए। ए किसी काम को करता है 8 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में। अब दोनों के हिसाब से हमने टोटल वर्क प्लान किया। टोटल वर्क यहाँ पर 12 और 8 से कटने वाली संख्या 24 आ गई। इससे हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं। 8 त्रिक 24 होगा और 12 दूना 24 होगा, अर्थात ए किसी यूनिट समय में 3 काम करेगा, जबकि बी उसी यूनिट समय में 2 काम करेगा। यहाँ पर काम को थोड़ा ऐसे प्लान किया जाता है, थोड़ा इसको समझिएगा, तो फिर बाद में मैं ओरल करा देता हूँ। काम की स्टार्टिंग होगी और किसी दिन तो काम का एंड होगा ही होगा ना। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे पहला दिन हुआ, ये 0 दिन 1 दिन हुआ, पहला पर्सन ए आएगा और अपनी क्षमता से 3 काम करेगा। दूसरा दिन होगा, बी आएगा और अपनी क्षमता से 2 काम करेगा। इसका मतलब मिला दो तो दोनों लोगों ने 5 कार्य किया और कितना दिन लिया बोलो, 2 दिन लिया। इस तरह से 2 दिन में अगर 5 कार्य किया तो हम ऐसे 2-2 दिन के पेयर सोचते हैं कि अगला 2 दिन का पेयर फिर 5 हो जाए, फिर अगला 2 दिन का पेयर फिर 5 हो जाए। अब हमको ऐसे कितने 2 दिन के पेयर दिख रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 24 को 5 से भाग करना होगा, क्योंकि 5 ही कार्य हो रहा था। बार कितना गया बताइए, 4 बार गया। 4 बार का मतलब होता है एक बार में 2 दिन, एक बार में 2 दिन, तो 4 बार का मतलब 4 गुणे 2 अर्थात 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। और काम कितना डन हुआ, काम अगर आप देखेंगे 4 बार में 5 चौके 20 अर्थात 20 कार्य समाप्त हुआ। 20 कार्य क्या हो गया, एंड हो गया। अभी रिमेन कितना है, बचा कितना है भाई, 20 अगर चला तो 24 बचा, 4 बचा। 24 में से अगर हम 20 निकाल दे 4 बचा। 4 में अब होगा क्या कि भाई जब ऐसे ही हमारा ए चौथा दिन का जब जोड़ा खत्म होगा तो बी ने एंड किया होगा, ए ने शुरू किया। अब अगला ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए शुरू करे, ए आया और एक दिन में ए कितना करता है, 3 काम, तो 1 दिन लेगा और 3 कार्य करेगा। ठीक है, 1 दिन लेगा और 3 कार्य करेगा। फिर अब सोचो कि हमारे पास अभी भी कार्य बचा है 1 और करने वाला है कौन, बी, क्योंकि बी का नंबर आ गया। बी 1 दिन में 2 काम करता है, काम बचा है केवल 1, 1/2 दिन उसे और लगेगा, 1/2 दिन। ठीक है, 8 दिन पहले से था, 1 दिन यहां पर लगा ए का, 1 दिन जोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आधा दिन और जोड़ दीजिए, तो 8 1 9 होता है, 9 सही 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। हमको ऐसा पूरा इतना तामझाम नहीं करना होता जब हमें एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को हल करना है। टोटल कार्य बनाइए, क्षमताएं निकालिए, क्षमताओं को जोड़िए। 2 पर्सन है तो 2 से भाग करिए, 3 पर्सन है तो 3 से भाग करिए। हम गए यहाँ पर देखा कि 3 से भाग करने का मतलब नहीं है, मतलब पेयर के हिसाब से पेयर समझ लीजिए, दिनों का पेयर, इसकी बात कर रहा हूँ। क्षमता जोड़िए, क्षमता 5 आई, 5 से हमने भाग किया, 5 चौके 20, 4 गया, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 पर्सन थे, 4 दूना 8 दिन हुआ, 5 चौके 20 कार्य समाप्त हुआ। 4 बचा है, पर्सन आएगा ए, 1 दिन लिया, 3 काम किया, 8 में 1 जोड़ा 9 हुआ। फिर उसके बाद अभी देखा कि 1 काम बचा है, पर्सन आया बी, 1/2 दिन लिया, 9.5 दिन लगा टोटल में। इस तरह के प्रश्न देखिए आपको अल्टरनेट डेज के, अभी यूपीएससी का आईएएस का पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वहां भी एकांतर दिन का था, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैटर्न और अपडेटेड था। अपडेटेड ऐसे था कि यहाँ पर हम जैसे सोचते हैं कि जो शुरू करेगा वही आकर वही जब एंड होगा तो फिर से वही शुरुआत करेगा। उसमें क्या था कि काम को कितने न्यूनतम समय में पूरा किया जा सकता है। न्यूनतम समय में तभी हम पूरा कर सकते हैं जब मैक्सिमम एफिशिएंसी का पर्सन काम करने आए, तो वहां पर हम सबको नहीं ले सकते। हाँ, हालांकि अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट था कि एक दिन में ही सब मिलकर काम नहीं करेंगे, एकांतर दिनों पर ही काम करेंगे, लेकिन पहले दिन
मतलब या दूसरे दिन पहले दिन वही आएगा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ होगा। तो अलग ही पद्धति थी, उसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसके वीडियोस हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं कि उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। हम आपको समझा दे रहे हैं, पैटर्न बता दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पैटर्न आपको दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा, और ये इस बार पूछा गया है 23, 24, 25 को, अभी भी पूछा जाएगा। M1, D1 और H1 डिवाइड बाई W1 R1, M2 D2 और H2 डिवाइड बाई W2 R2। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए मैन पावर होती है, जैसे कुछ पर्सन्स हैं, कुछ घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कुछ काम को कुछ समय में पूरा करते हैं और कुछ पैसे अर्न करते हैं। मैन पावर और टाइम, टाइम में दिन और घंटे होता है, देखिए एकदम सेम टू सेम। वर्क, काम कितना किया और कितना पैसा कमाया, इस रिलेशन को आपको अच्छे समझना है। इस रिलेशन का उपयोग भी खूब बढ़िया आपको करना है। जैसे प्रश्न क्या है, 12 बढ़ई है मैन पावर, 6 घंटे, एक दिन में 6 घंटे, प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में, समय कुल 240 दिन लगा, 460 कुर्सियां बनाते हैं। 18 ही बढ़ई हो, कारपेंटर्स हो, 8 घंटे प्रतिदिन काम करें और वो 36 दिन में ही करेंगे, जिधर 240 दिन था अभी 36 दिन ही लगेगा, कितनी कुर्सियां बना लेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, 12 कारपेंटर होते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 240 दिन लेते हैं और कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 460। अभी अपने पास क्या हो गई स्थिति, 18 कारपेंटर्स हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 36 दिन लेते हैं, कितनी कुर्सियां बनाते हैं, n कुर्सियां बनाते हैं। इसी को रिलेट कर लीजिए, प्रश्न तुरंत देखिए ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। कैसे करा जाएगा, थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमेटिकली हल कर ले, 0 0 से काट दी, थोड़ा आसान हो जाए चीज़ें। फिर देखिए कौन किसको आसानी से काट पा रहा है, उसी हिसाब से आगे की प्रोसेसिंग को बढ़ाइए। जैसे 12 लेते हैं, 12 1 के 12, 12 तियां होता है 36, करेक्ट है। 8 तिरिक 24, 24 को खत्म कर दिया। 6 तिरिक 18, 3 इसने खत्म कर दिया। 46 गुणे 3 कर दें, यन का मान आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 छंगे 18, 3 चौके 12, 1 13। 138 कुर्सियां बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। विश्वास है मुझे कि आपको समझ में पैटर्न और यह प्रश्न आया होगा। अगले प्रश्न पर आइएगा। मेन, वीमेन और चिल्ड्रंस के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और इसमें 2 बातें ध्यान देनी है। एक तो एंड, एंड का मतलब होता है और, ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है और आर का मतलब अथवा, अथवा और में क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए मैं किसी काम के लिए कुछ ग्रुप बुलाऊं, एंड का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा कि 5 आदमी हो, 4 औरतें हो, मिलकर इस काम को 10 दिन में कर पाएंगे। तो आपको अगर अपने घर में कुर्सियां लगवाकर काम करवाना है तो 5 4 9 कुर्सियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने दूसरे समय कहा कि 5 आदमी हो या 4 औरतें हो तो काम 10 दिनों में पूरा होगा। इसका मतलब अगर आदमी बुलाओगे तो 5 बुलाने पड़ेंगे, औरतें बुलाओगे तो 4 ही बुला करके काम आपका डन हो जाएगा। प्रश्न पढ़िए, लिखा क्या है, 10 पुरुष हों या 12 महिलाएं हों। जैसे आपको कोई काम करवाना है तो चाहे 10 पुरुषों को बुलाओगे चाहे 12 महिलाओं को बुलाओगे, ऑप्शन दोनों है, काम 10 ही दिन में आपका पूरा होने वाला है। अब हमसे कहा गया कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि 5 पुरुष बुलाएं और 2 स्त्रियां बुलाएं, 2 महिलाएं बुलाएं, तो कार्य अब कितने दिनों में पूर्ण हो पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए उसको पढ़िए। लिखा जाएगा 10 पुरुष मतलब मेन का काम है 12 महिलाओं, 12 विमेन के बराबर है। 10 पुरुषों का काम 12 औरतों के बराबर है, तो 2 पंचे 10 होता है, 2 छंगे 12, अर्थात आदमी और औरत की क्षमता 6:5 है, 6/5 के रूप में लिख दिया। इसका अर्थ है कि एक एकांक यूनिट समय में यदि आदमी 6 काम करेगा तो औरतें केवल 5 ही काम कर पाएंगी। अब आगे बढ़िए, अगली वर्किंग समझिएगा। हमने कहा इसी काम को, किस काम को बोलिए, जिस काम को 10 आदमी 10 दिन में करते हैं या 12 औरतें 10 दिन में करती। तो किसी ग्रुप को उठाइए, हमने कहा 10 आदमी जिस काम को 10 दिन में करते हैं उसी काम को 5 आदमी तथा 2 औरतें मिलकर कितने दिनों में कर लेंगी। ठीक है, आदमी की क्षमता आप देख रहे हैं एक दिन में 6 काम, औरतों की क्षमता एक दिन में 5 काम। तो 10 गुणे आप 6 लिखो, गुणे 10 लिखो, बराबर 5 गुणे आप 6 लिख दें प्लस 2 गुणे आप क्या लिख दें, 5 लिख दें, कितने दिन में पूर्ण होगा। आइए इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए थोड़ा आसानी के साथ। आप समझ गए होंगे प्रोसेस पूरा क्या है। 10 लिखिए, 6 लिखिए और 10 लिखिए, और 5 छंगे 30 है, 2 पंचे 10 है, 40 हो जाएगा। 40 गुणे आप डी कर दो, ए 1 10 चौके 40 होता है, ठीक है, और 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 तियां 6, 3 पचे 15, अर्थात 15 दिनों में कार्य आपका पूर्ण होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको पहले में दिया है। 1 नंबर इसका सही उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके रिस्पॉन्स कमेंट भी बता रहे हैं सही उत्तर आप लोग कर रहे हो। ये हो गया आपका टाइम एंड वर्क का कंप्लीट 5 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है इसमें समझने के लिए वो है चाल, दूरी, समय, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जिसको आप कहते हो चाल, दूरी,
और समय। आप समझो जैसे अभी टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क होता था, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होती है, जिसे कहते हैं निर्धारित दूरी, निर्धारित लंबाई, एक शहर से दूसरे शहर तक की, एक शहर के ही एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक की, अपने घर में ही किचन से बाथरूम की, बेडरूम से किचन की, ये दूरियां होती, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इस स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी है। ये जो दूरी होती है 1 किलोमीटर में होती है, ये दूरी मीटर में होती है, ये दूरी सेंटीमीटर में होती है, ये दूरी मिलीमीटर में होती है, अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, सबका परस्पर कन्वर्जन आपको समझना होगा। समय, समय मतलब किसी दूरी को हम जब तय करते हैं तो कभी हमें समय घंटे में लगता है, ठीक है, कभी समय हमें मिनट में लगता है, कभी हमें समय सेकंड में लगता है। इस बात को समझिएगा, समय हमें अपनी दूरी को तय करने में दूरी और चाल पे डिपेंड करते हुए लगता है। जैसे हम कोई यात्रा तय करते हैं तो हम कभी 5 घंटे में पहुंच पाते हैं, कभी 4 घंटे में पहुंच पाते हैं, कभी आधे ही घंटे में पहुंच जाते हैं, कभी 10 ही मिनट में पहुंच जाते हैं। चाल वही है, जैसे वहाँ एफिशिएंसी थी, क्षमता थी, उसी प्रकार से यहाँ पर चाल है। जैसे हमने कहा कि हम एक दूरी को 5 घंटे में तय करते हैं, हमने कहा नहीं, ये बताओ आपने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, वही एकांक समय में तय की गई दूरी है जो चाल कहलाती है। चाल को हम किससे डिफाइन करते हैं? किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय से, डिस्टेंस अपॉन टाइम्स। इससे हम क्या करेंगे, कभी दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय कर दे, समय निकालना हो दूरी बटे चाल कर दें। एक बात दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर चाल का जो रिलेशंस आता है वो कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिखेगा, कभी किलोमीटर प्रति मिनट में दिखेगा, कभी मीटर पर मिनट में दिखेगा, कभी मीटर पर सेकंड में दिखेगा। सबसे ज़्यादा बड़ा कन्वर्जन होता है किलोमीटर प्रति घंटे का मीटर पर सेकंड में। याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर मिनट सेकंड में लिखना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है तो 18/5 से करते हैं। चाल और समय उसी प्रकार से यहाँ पर भी रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे वहाँ पर आपने टाइम एंड वर्क में समय जो कार्य की क्षमता और समय को देखा था, एकदम सेम उसी तरह से यहाँ भी रेसिप्रोकल होते हैं। चाल बढ़ाओगे समय घटेगा, चाल घटाएंगे समय ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिए, जैसे एक कन्वर्जन दिमाग में रखिए। अभी जैसे हमने आपको बताया, अगर चाल हमारी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बोट एंड स्टीम में भी उपयोगी होगा, ये आपको ट्रेन कॉन्सेप्ट में भी उपयोगी नजर आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हम मीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं, तो आप समझो 5/18 से आप क्या करते हो, गुणा करते हो, 5/18 से गुणा करते हैं, करेक्ट है। अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में हैं और किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम छोटा सा ले लें, मैंने कहा अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में लिखना है, मीटर पर सेकेंड में अगर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 18 गुणे 5/18 करूँगा, तो सिंपली देखिए 18 का क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 18 का 5 तो 18 का आधा 9 होता है तो 2.5 हो जाएगा। 18 दूना 36 होता है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 9 पचे 45 होता है तो 2.5 गुणे 5 कर दीजिए, यहाँ पर 12.5 हो जाएगा। 36 9 जोड़ दीजिए, 10 और 2.5 जोड़ दीजिए। 18 तियाँ 54 होता है, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। 18 चौके 72 होता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 18 पंचे 90 होता है, 18 पंचे 90 तो 5 पचे 25 हो जाएगा, करेक्ट है। 36 गुणे 3 108 होता है तो 36 का मान 10 गुणे 3 30 होता है। तो ये परस्पर रिलेशंस आपको ध्यान देने होंगे, जिससे कि एक दूसरे का कन्वर्जन हमें काफ़ी वर्बल रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका फायदा आपको एग्जाम में प्रश्नों को, जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको हल करने में दिखेगा। आइए कुछ प्रश्नों की तरफ से शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे हम देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले कन्फर्म कर दें कि अगर हम किसी एक रेगुलर डिस्टेंस को रोज कवर करते हैं, जैसे अपने घर से स्कूल जाते हैं, घर से कोचिंग जाते हैं, घर से कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमारी एक अपनी परसेप्शन बन जाती है कि हम इतने समय में इस दूरी को इजीली तय कर लेंगे और उसी हिसाब से अपनी हम एक स्पीड सेट कर लेते हैं। हम रेगुलर स्पीड, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है, सामान्य स्पीड है, जिस दिन हम उससे ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो हम जल्दी यात्रा कर लेंगे, और जिस दिन हम उससे स्लो चलेंगे हमें समय लग जाएगा। जैसे इस प्रश्न को पढ़िए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9, मतलब उसने गति को कम किया है। इसको समझिए कैसे कम किया है, चलते हुए अपने कार्यालय से सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। हाँ, और फिर आगे बढ़िएगा, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सामान्य समय अगर 1 है, सामान्य चाल, अगर हम पहले चाल की बात करते हैं, क्योंकि चाल पे ही रिस्पेक्टिव समय आपका डिफाइंड होगा। चाल अगर मेरा 1 है तो अभी 7/9 कर दो, इसका मतलब 9 से हमारी चाल कितनी हो गई, 7 हो गई। चाल हमारी क्या हो गई, कम हो गई। इससे हमारा समय बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे पढ़ा यही चीज़ भाई, अगर ये चालों का अनुपात होगा तो समयों का अनुपात जस्ट उल्टा होगा।
अगर चाल हमारी घटी है तो समय हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इस प्रश्न को ऐसे पढ़िए, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा चाल और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि समय का यहाँ पर अनुपात तो चाल का दिया है, बट डिफरेंस और जो रिलेशन है वो समय का दिया है, मतलब चाल को हमें समय में लाना ही पड़ेगा। चाल का रेशियो हमने देखा 7 और 9 का, सॉरी 9 और 7 का है, मतलब हमने देखा कि चाल हमारी 9 से कितनी हो गई, 7 हो गई, मतलब कितनी हो गई, कम हो गई, एक प्रकार से हमने सोचा। तो समय की बात कीजिए, समय जस्ट उल्टा होगा, अर्थात 7 अनुपाते क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समय हमारा हमने देखा कि बढ़ गया, यहां से अनुपातिक रूप से कितना बढ़ गया, 2, और रियलिटी में कितना बढ़ गया, 10 मिनट, रियलिटी में 10 मिनट, यही तो लिखा है। अब हमसे पूछा गया कि कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय, तो सामान्य चाल तो मेरी ये थी ना, सामान्य चाल देखो, अगर इसकी से बात किया जाए तो सामान्य स्थिति तो आपकी यही थी, सामान्य चाल मेरी 9 थी, सामान्य समय 7 था, हमारी घटी चाल इतनी थी, बढ़ा समय इतना था, उल्टा ही तो होगा, चाल ज्यादा था समय कम था, चाल कम थी समय ज्यादा था, तो सामान्य चाल पूछ रहा है, तो सामान्य चाल पर समय तो यही है ना, तो 7 बराबर क्या होगा, 7 दहम में 70 बटे कितना, 2, अर्थात 35 मिनट लगता। अगर रेगुलर स्पीड से वह जाता, सामान्य चाल से जाता तो 35 मिनट, और अगर अब की चाल से जाता तो ये चीज़ 9 से मल्टीप्लाई करना होता, 45 मिनट लगता। ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको चीज़ें आ गई होंगी, आशा करता हूँ क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए आपको, तो आइए देखिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग अगर देख रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर देखिए ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमाने वाले, इधर उधर करके कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं, कोशिश करिए देखिए आपका सोल्यूशन हो पाता है कि नहीं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी, ये डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है से तय करके अपनी सामान्य से 40 मिनट, मतलब जितने समय में पहुंचता था उससे 40 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब ज़्यादा लगा, सीधी सी बात है। मतलब अभी यहाँ पर मैं पुरानी स्पीड की बात नहीं कर रहा था, अब पढ़िए आगे समझ में आएगा। यदि वह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है तो उसे सामान्य से x मिनट कम लगता है, मतलब उसकी अपनी एक ओरिजिनल स्पीड थी पहले, और उस ओरिजिनल स्पीड से अगर वो करने की बजाय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। मैं यहाँ पर निकालने को निकाल दूँ, सामान्य चाल क्या है, कैसे बताइए, दूरी पता है, चाल पता है, समय निकाल दो, और ये जो समय है 40 मिनट ज़्यादा है, 40 कम कर दो तो आपको ओरिजिनल समय पता चल जाएगा। ओरिजिनल समय पता चल गया, दूरी है, चाल निकाल सकते हैं, मतलब हम सब कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अब वही कह रहा है कि अब देखो, फिर इसके बाद पढ़िएगा, यदि वह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसे सामान्य समय से x मिनट कम लगता है। x की वैल्यू आपको बतानी है, मैं इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखो चाल लिखो, चाल को 8 की बजाय यहाँ पर 5 कर दें तो निश्चित तौर पर समय, मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ, यहीं से क्लियर हो जाएगा। समय को 5 से 8 कर दें, ठीक है, समय को कितना कर दिया, 5 से 8 कर दिया। अब यहाँ से हमने देखा कि इनके बीच का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना दिख रहा है, और उसी हिसाब से हम इसको प्लान करते हैं। जैसे हमने देखा, चेक किया कि यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर हम चलते थे, समझिएगा, तो आप बताओ इस दूरी को तय करने में आपको कितना समय लगता हो, ऐसे भी सोचकर बताइए। समय लगता हमको 20/5, मतलब 4 घंटे लगता। 4 घंटे लगने का मतलब क्या होता पता है, 4 गुणे आप कर देते 60, मतलब 240 मिनट लगता कि नहीं। 240 मिनट तब लगता जब हमने अपनी ओरिजिनल स्पीड से ना चला था। अब ये 40 मिनट ज़्यादा है, इसमें से 40 अगर हम कम कर दें तो ओरिजिनल समय हमारा 200 मिनट था। कितना था, 200 मिनट था, ओरिजिनल समय हमारा 200 मिनट था। अब एक काम करिए, आपको निकालना क्या है, अब इस चाल से चलने पर जो समय लग रहा था उसके हिसाब से कह रहा था कि अब जैसे हम देखिए यहाँ पर इस वर्डिंग को पढ़िए, यदि वह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता उसे सामान्य समय से x मिनट कम लगता। मतलब इसका अर्थ है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चाल है और अपनी जो ओरिजिनल चाल है 5 और 8 के बीच में रही होगी, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वो चल रहा था तो 40 मिनट ज़्यादा लग रहा था, और वही दूरी अगर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो x मिनट कम लग रहा है। अब हमने एक चीज़ तो तय ही कर दिया कि हम अगर सामान्य चाल से चले होते तो हमें कितना समय लगता, 200 मिनट लगता कि नहीं। कैसे, क्योंकि इस चाल पर समय इतना था 240 मिनट, और उसमें से 40 घटा दो क्योंकि यह 40 ज़्यादा था, तो 200 मिनट यहाँ पर ओरिजिनल चाल रही होगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में बातें आई होगी। अब आपको डिसाइड ये करना है कि यहाँ पर यही तो पूछा, सामान्य चाल से चलने पर, जैसे देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि अगर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, तो जो उसका समय था, भाई ये तो तब का समय हो गया जब ये 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है।
यह समय हमको कंफर्म करना था, जो यक्स मिनट सामान्य चाल से यक्स मिनट कम लगता है उस यक्स का मान आपको बताना है। देखिए कैसे कंफर्म कर पाएंगे। अब अगर इस तरह की तुलनाएं हम लोग सोचते हैं तो इसमें कई सारे डाउट्स तो बन ही रहे होंगे। डाउट इस तरह का बन रहा होगा कि भाई देखो, हमारी अभी सामान्य चाल हमको कंफर्म नहीं है, सामान्य समय तो आ चुका है, सामान्य समय आ चुका है, हम चाहें तो सामान्य चाल अपनी बना सकते हैं, लेकिन फिर बना करके हम उलझने की बजाय एक चीज निर्धारित कर लें कि अगर हमने चाल को इतना किया है, इस चाल से हमें समय कितना लगता, थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। भाई अपना सामान्य समय तो आ ही चुका है, यही तो सामान्य समय है ना, हमको सामान्य समय से कितना कम समय लग रहा है यही बताना है। अगर हमने चाल अपनी इतना करी है तो इस पर हमको समय कितना लग जाएगा आप कंफर्म कर लो। हम 20/8 अगर कर दें, 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 2.5 आर होता है। 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको 60 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, 60 दूना 120 और 30 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट यहाँ हो गया, और सामान्य समय हमारा 200 मिनट लगा था, इसमें से अगर हम 150 घटा देते हैं तो 50 मिनट लगेगा। कितना, 50 मिनट कम लगेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो प्रश्न बढ़िया था, अच्छा था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो प्रश्न को कोई दिक्कत नहीं थी। ओरल देखिए ऐसे सोच सकते थे अगर इस प्रश्न को हल करना था, भाई हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, सामान्य समय से 40 मिनट ज़्यादा लग रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे, यक्स मिनट कम लगेगा। बोलिए सामान्य मतलब हमसे पूछा था यहाँ पर वही जो यक्स मिनट जो कम लग रहा हो कितना है। इससे हमारा समय 200 मिनट लगा था, सॉरी 240 मिनट लगा था, सामान्य समय कितना होता, 200 मिनट होता। अब अगर यह चाल होती तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता, 150 मिनट लगता। 150 उससे कितना कम है, 50 कम है, तो 50 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप इस शानदार से प्रश्न को देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% भाग तय करता है। किस गति से, देखिए ये देखिए एक दूरी है ए से बी तक की, ए से बी तक की दूरी है, और इस ए से बी तक की दूरी के पूरे भाग को नहीं, केवल 40% भाग को वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। शेष दूरी में से 40% दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी औसत गति क्या है। औसत क्या होता है, औसत चाल, ध्यान से देखिएगा। औसत चाल जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय होता है, समझिएगा। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। हम अगर 40% फिर 40 में से भी 40% ऐसे सोच रहे हैं तो हमने पूरी दूरी को मान लिया 100 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपनी कितनी है, 100 में से 40% मतलब 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय किया था बताइए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। इसको 8 से भाग कर दें तो इसका समय आ जाएगा 5 घंटा। अब आपके पास दूरी बची कितनी है, 60 किलोमीटर। इस 60 का 40% आएगा कितना बताइए, 24 आएगा। कैसे, देखिए 40% मतलब 2/5 करिए, 5 12 में 60 होता है, 12 दूना 24। 24 किलोमीटर की दूरी को किस गति से बताइए, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 9 से भाग कर दीजिए, 9 से भाग किया, 3 तिया 9 होता है, 3 8 24, और इससे अगर हम इसको रखते हैं ऐसे सिंपली अभी रखते हैं, 8/3 घंटे लगा। यहाँ 5 घंटे लग चुके हैं, यहाँ 8/3 घंटे लग चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 60 में 24 निकल गए तो बचा 36 किलोमीटर पूरी दूरी का। इस 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं, तो 12 से भाग किया तो यहाँ लगा 3 घंटे। अब आपके पास 3 समय हो गए हैं और पूरी दूरी हो गई है, तो स्पीड क्या होगी बताइए। चाल जो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कुल दूरी तो अपनी 100 है ही है, वो तो हम देख ही रहे हैं भाई, पूरा जोड़ दो तो 5 3 8, यहाँ पर हमने देखा 8 + 8/3, भाई 5 और 3 8 + 8/3। 100 रहने दीजिए, गुणे कर दीजिए। क्यों ऐसा कर दे रहा हूँ, पहले इसको जोड़ के यही देख लीजिएगा, इस नीचे वाले को। 8 त्रिक 24, 8 32, 32/3 है, 3 ऊपर जाएगा, 32 नीचे आएगा। 4 8 32 होता है, 4 25 बार होता है, 25 तिया 75/8 हुआ। 8 9 72, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसकी एवरेज स्पीड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3, 9 सही 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा राइट सोल्यूशन इसका बन रहा है। आप सभी लोग देख लीजिएगा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का है, तैयारी अपनी अच्छी से इसको कवर कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ।
एक रेलगाड़ी बिना ठहराव, मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बस रुक रुक कर चलती है और बिना रुके चलती है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो स्पीड है वो जनरल वही है, बट जब रुक जाती है स्टॉपेज पर 1-2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट अलग अलग, तो उसकी स्पीड जो एवरेज बनती है वो डाउन हो जाती है। अगर बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड तेजी से एक ही चीज मानी जाती है। जैसे मान लो अगर कोई बस की नेचुरल स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह 2-3 स्टॉप लेती है और उसकी स्पीड जब फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही काउंट की गई। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि वह कितने मिनट तक स्टॉपेज पर रुकी। देखिए, बिना ठहराव के, बिना रुके उसकी जो स्पीड थी वह 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बिना रुके। ठीक है, ये बिना रुके स्पीड है, बिना रुके उसकी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर रुक रुक कर चलती है, रुक रुक कर चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुक रुक कर चलती है तो 52, इसका मतलब चली थी नेचुरल स्पीड तो उसकी 65 ही ओरिजिनल स्पीड, बट रुक रुक कर चली इसलिए एवरेज स्पीड 52 हो गई। दोनों के बीच फर्क क्या है, दूरी के हिसाब से देखा जाए, 1 घंटे तो समय दोनों में ही है, दूरी के हिसाब से फर्क इसमें से अगर देखा तो 13 किलोमीटर की दूरी है, 13 किलोमीटर की दूरी है। अब इसको अगर हम ये किलोमीटर जो दिखा है, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ये जो किलोमीटर है इसको आप एक काम करो, ओरिजिनल स्पीड से डिवाइड कर दो। ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो समय आया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो समय आएगा भाई किलोमीटर किलोमीटर से कटेगा, 60 मतलब एक तरह से घंटे आएंगे, 1/5 क्या आ जाएगा, घंटे आया। अब 1/5 घंटे ही रुका है, मतलब टोटल यही तो प्रश्न पूछा है, रेलगाड़ी प्रति घंटा औसतन कितने मिनट रुकती है, 1/5 घंटे रुकती है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना होता है। 60 से गुणा किया तो 12×5 = 60 होता है। कुल 12 मिनट तक वह स्टॉपेज पर रुकी रही रेलगाड़ी, चाहे बस, जो भी प्रश्न आएगा। बस सिंपल सा क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, ओरिजिनल स्पीड से डिवाइड करना, अक्सर किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा इसलिए 60 से फाइनली गुणा कर देना है। राइट सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़िया एक क्वेश्चन था, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहां पर इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। कहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। अगर उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है 72, तो उसको समय जो लगता है वो 9 मिनट का लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दूरी, दूरी वही है, दूरी वही है, समान दूरी को अगर 8 मिनट में ही तय करना है, अगर समान दूरी को हम 8 मिनट में ही तय करना चाहें तो इसके लिए उसको अपनी चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने होगा। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, नया स्पीड हमको पता करना है, S1 था, S2 फाइंड करना है, T1 था, T2 दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब समान दूरी तय करनी हो, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए, तो समान दूरी के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। क्या, समान दूरी के लिए दूरी मतलब क्या होता है, चाल गुणे समय, मतलब S × T। आप लिखो रिलेशन, S1 T1 बराबर S2 T2, ये फॉलो करिए, S1 T1 बराबर S2 T2। चाल कितना है बोलिए, यहाँ पर पहले वाली चाल 72 है, समय कितना लग रहा था, 9। दूसरी वाली चाल नहीं पता है और समय कितना लग रहा है, 8। अब ये मत सोचना, घबराना कि यहाँ मिनट में है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे, भाई यहाँ भी तो मिनट में है, तो तुलना हो जाएगी, तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 9 = 72, 9 × 9 = 81, 81 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड होनी चाहिए। 72 से 81 कितना फर्क है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। 72 × 9 = 81। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ये भी हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये प्रश्न आपका कंफर्म होता है। इस तरह से चाल दूरी समय के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए। अब उसी का अगला कॉन्सेप्ट है ट्रेन का। रेलगाड़ियों के बारे में आप जानते हैं, रेलगाड़ी की अपनी एक नॉर्मल लंबाई नहीं होती है, ठीक ठाक लंबाई होती है जो दूरी मानी जा सकती है, उसको भी तय करने की अपनी बात होती है। रेलगाड़ी का अपना ड्राइवर होता है, उसका गार्ड होता है, उसकी अपनी एक लंबाई होती है, उसकी अपनी एक चाल होती है। वह कवर क्या क्या करती है, वह कभी कभी जब कभी किसी पेड़ को, खंभे को, व्यक्ति को पार करती है तो पार करने में लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई होती है, रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। जब वही रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को, खड़ी रेलगाड़ी को, पुल, सुरंग को पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई, जो भी दिया रहेगा। रेलगाड़ी उस समय जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को जोड़ेगी, तब अपनी चाल से डिवाइड करेगी। रेलगाड़ी जब किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करे, 2 कंडीशन होती है। एक तो समान दिशा में चलकर पार करना, भाई बगल की पटरी से गुजरते हुए पार करना। अगर स्पीड ज़्यादा है तो ही पार कर पाएगी, नहीं तो पार नहीं कर पाएगी। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है
अगर वो आपके बराबर चलेगा तो क्या आपको कभी पार कर पाएगा? नहीं। आपसे स्लो चलेगा तो पार कर पाएगा? नहीं। तभी पार कर पाएगा जब उसकी स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा हो। समान दिशा में पार करेगी तो लंबाइयाँ जुड़ेंगी दोनों की, लेकिन चालों का अंतर होगा। जो तेज गति की चलने वाली रेलगाड़ी होगी वो स्लो चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी। विपरीत दिशा में अगर ऐसी कभी बात होगी तो पार करने में लगा समय रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बटा चालों का योग कर दिया। जब विपरीत दिशा में चालें भी जुड़ती हैं और योग तो चलो लंबाइयाँ तो अक्सर जुड़ती ही जुड़ती हैं, समान दिशा में चालें घट जाती। इतना ध्यान रखने की जरूरत है हम लोग को। प्रश्नों की बात किया जाए, आसानी से देखिए प्रश्नों को कवर करते हैं। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको देखो, ऐसे रेलगाड़ी है आपकी जिसकी लंबाई कितनी है? 212 मीटर है। ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है। इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब कह रहा है कि यही रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म रहा होगा जो कि 188 मीटर था लंबा। इसको पार करने में कितना सेकंड लगाएगी? मैंने अभी आपको बताया, रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो क्या करेगी? उसको पार करने में जो लगा समय होगा, रेलगाड़ी की लंबाई ले लीजिए प्लस प्लेटफार्म की लंबाई ले लीजिए। दरअसल देखिए ऐसे होता है, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर घुसी। अब ये मत सोचिए कि ड्राइवर यहां निकल गया तो पार हो गया। ड्राइवर जब गार्ड निकलेगा तो पार माना जाएगा। अब पार हो गई। जब पार की तो उसने सबसे पहले प्लेटफार्म को पार किया, फिर खुद को पार किया, तब जाकर उसने पार किया, इसलिए जोड़ा जाता है। अब चाल देखिए तो यहां पर चाल कैसे है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 45 को जो मीटर पर सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कशन हुआ था, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दें। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 पचे 25/2 हुआ। 25/2 होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, 25/2। चलो एक बार लिख देते हैं। पहले ऊपर जोड़ेंगे तो 400 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा। 25 एक के 25 और 25 छक्के 150, मतलब 16 दूना 32। 32 सेकेंड लगेगा, वह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को आराम से पार कर लेगी। तो आशा करता हूं समझ में एक पैटर्न आपको आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां 105 मीटर और 90 मीटर है। विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही। एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताओ क्या होगा? कैसे इसको जज करते हैं? इस तरह का प्रश्न। फिर वही कंडीशन है। देखिए एक रेलगाड़ी है, ए इसका ड्राइवर है, ठीक है, ए इसका गार्ड है, इधर जा रही है। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, जो इधर आ रही है। थोड़ा लंबाइयों की बात कर दिया जाए तो पहले की लंबाई 105 है, दूसरे की लंबाई 90 है। चालों की बात किया जाए, इसकी चाल 45 है, इसकी चाल 72 है। हमने अभी बताया कि जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को चलकर पार करेंगी तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, लंबाइयों को जोड़िए, 105 प्लस 90। चालों को भी जोड़ना पड़ेगा। विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। चालों को भी जोड़ दीजिए। बस ध्यान दीजिएगा, लंबाइयां मीटर में है, चालें किलोमीटर प्रति घंटे में है। जोड़िए थोड़ा सा, 70 40 110 117 हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है। 117 गुणे 5/18 कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे रहने दीजिए, या एक बार थोड़ा ट्राई ही कर लीजिए, कुछ पॉसिबल होगा। 9 दूना 18, 9 एक के 9, ठीक है, 2, 9 त्रिक 27, 13 पचे 65/2 है, 65/2। अभी इसे रहने दीजिए, हल हो जाएगा। ये लंबाई थी जो मीटर में थी, ठीक है, यहाँ 65 हमने 2 कर दिया। जोड़िए तो 195 हुआ, गुणे 2 ऊपर कर दीजिए, 65 नीचे हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 13 बार होता है, और 5 इक्के 5 तियाँ 15, 5 9 45 होता है, 13 तियाँ 39 होता है, 3 दूना 6। कुल 6 सेकंड लगेगा। वे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ पार कर लेंगी। 6 सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आपको आ गया होगा। कंफर्म कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बता दो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। समझते चलिए, अच्छे से करते चलिए, और समझ में आ रहा तो बताते चलिए अपने कमेंट्स में, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे, आपस में कम्युनिकेशन भी बना रहे, हम लोग एक दूसरे को समझें। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर, देखो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहीं पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक रेलगाड़ी आई ऐसे, इसकी अपनी लंबाई है, इसका अपना गार्ड है, ड्राइवर है, सब कुछ फिक्स है। अब रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 है, यहां से यहां तक, ठीक। यहीं पर एक व्यक्ति है।
रेलगाड़ी ने इस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया। आप सबको पता है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किसको किसको पार करती है, उसने उस 20 सेकंड में दो लोगों को पार किया होगा, एक तो प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, एक तो खुद की लंबाई को पार किया होगा। और पूरा समय कितना लगा दिया, 20 सेकंड। मतलब हम सब ने यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर घुसी तो सबसे पहले उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, फिर खुद को पार किया और कुल समय लगा 20 सेकंड। तो मतलब प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार किया। जबकि रेलगाड़ी ने जब उस व्यक्ति को पार किया था तो व्यक्ति को पार करने में देखो क्या लगा था, केवल 8 सेकंड लगा था। 8 सेकंड लगा था। व्यक्ति को नहीं पार करती है, वो खुद को पार करती है, मतलब उसने अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार किया था। अब सोचो अगर 20 सेकंड को लगता था जब प्लेटफॉर्म को पार करती थी, तो अपनी लंबाई को कितने समय में पार किया, 8 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को कितने समय में लगाया होगा, जैसे कुल समय अगर 20 लगा है जिसमें 8 सेकंड तो उसे खुद को ही पार करने में लगा होगा। इसका मतलब 12 8 20 12 सेकंड उसे लगा होगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब खुद सोचो कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी 264 थी और चल तो रेलगाड़ी ही रही, प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है। प्लेटफॉर्म की लेंथ 264 मीटर है और प्लेटफॉर्म को पार किया है 12 सेकंड में। पूछा क्या हमसे, रेलगाड़ी की लंबाई। भाई एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां से हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि यह दूरी हो गई जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 264 मीटर और क्या समय लगाया है, 12 सेकंड। तो एक प्रकार से रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 12 दूना 24, 12 दूना 24, 22 मीटर पर सेकंड। ये रेलगाड़ी की लंबाई है। इस रेलगाड़ी की लंबाई ने खुद को, खुद मतलब व्यक्ति को पार किया है 8 सेकंड में। तो ये आपके पास टाइम है, स्पीड है। तो लेंथ अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई 22 गुणे 8 कर दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176 मीटर। 176 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिया है। ये भी बढ़िया प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको कवर कर लीजिए, देख लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए। दो रेलगाड़ियां हैं, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं। एक ही स्पीड, एक ही पैरेलल लाइंस, ऐसे मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं। मतलब निश्चित है कि एक छोटी जो मतलब कम स्पीड वाली रेलगाड़ी है उसकी गति 35 की होगी और पीछे से एक बड़ी तेजी के साथ जो है 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली रेलगाड़ी इसका पीछा कर रही है, ऐसे, ठीक है, गति से चल रही। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को, इसी में एक व्यक्ति बैठा है, उसको जब पार करती है तो 48 सेकंड का समय लगता है। यहां थोड़ा डाउट लोगों को होता है। हमसे पूछा तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। दरअसल जब यह रेलगाड़ी, जिसका ड्राइवर ये है, जिसका गार्ड ये है, जब यह गुजरी तो ये स्थिति होगी, भाई वो भी चल रही, ये भी चल रही है, इसकी गति 35 है, इसकी गति 71 है। एक समय ऐसा आएगा जब उस रेलगाड़ी का ड्राइवर उस व्यक्ति को, व्यक्ति जैसे हम लोग बैठे रहते कभी रेल खिड़की पे ऐसे देख रहे हैं, बगल से रेलगाड़ी गुजरी तो रेलगाड़ी ने हमको पार किया, उसका ड्राइवर हमारे से हुआ, निकला, थोड़ी देर बाद गार्ड निकल गया बड़ी तेजी के साथ, तो उसने उस रेलगाड़ी को पार किया, नहीं पार किया, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमको पार कर लिया, हमसे मतलब है कि उस व्यक्ति को पार कर लिया। लेकिन व्यक्ति चलायमान था, व्यक्ति चल रहा है एक तरह से, भले ही विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीड, रेलगाड़ी की चाल की मदद से ही उसकी स्पीड डिफाइंड है, लेकिन चल तो रहा है। ऐसे में जब वह रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो पार करने में जो लगा समय होता है, पार करने में जो लगा समय होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको थोड़ा समझिएगा। हमने क्या बताया कि जब तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी जब उस मतलब छोटी मतलब कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है तो पार करने में लगा समय यहाँ पर सिंपल हो गया। जैसे यहाँ पर तो हमसे ही पूछा था कि हमको दिया ही 48 सेकंड, और ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रेलगाड़ी ने अपनी ही लंबाई को कवर किया है, इसकी लंबाई से उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो रेलगाड़ी ने अपनी ही लंबाई को कवर किया है और अपनी चाल से नहीं, दोनों की चालों के अंतर से, क्योंकि वह रुकी नहीं थी, वो भी चल रही थी और समान दिशा में आप चलकर किसी को पार करोगे तो चालों का हमें डिफरेंस करना होगा, चालों का हमें डिफरेंस करना होगा। तो एक प्रकार से 48 आपको दिया है, 48 गुणे चालों का अंतर कर दीजिए, आपको उस तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी की इस लेंथ पता चल जाएगी। चालें कितनी कितनी है बोलिए, इसकी 35 और इसकी 71, 11 से 5 6 होता है, 6 से 3 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे 36 गुणे 5/18 होगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 10 से गुणा कर दीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई 480 मीटर थी, 480 मीटर। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। सभी लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें। ये भी एक शानदार सा प्रश्न था। आगे बढ़िए। दो धावक हैं, रेस का प्रश्न है।
ये रेस का प्रश्न है, भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कवर करिए। दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं, चलते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, ठीक है, तो दौड़ कितनी लंबी है हमको बताना है। चलिए ये इसकी कंडीशन पढ़ लीजिएगा, आप सब लोग समझिएगा। देखिए एक धावक की गति है 100 मीटर पर मिनट, ठीक, दूसरे की कितनी है 120 मीटर पर मिनट। इसको ऐसे ही समझिए जैसे अगर हम लोग यहां पर दोनों की स्पीड की बात करते हैं, भाई दूरी तो एक ही है, स्पीड की बात करेंगे तो एक की 100 मीटर है, दूसरे की कितनी है 120 है। हम रेशियो भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहां पर समय की बात करो तो समय जस्ट रेशियो स्पीड का उल्टा होता है, अर्थात 120 और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कंफर्म है। दोनों के समयों में अंतर, देखिए यही तो लिखा था हम लोगों से, 100 की बजाय अगर 120 मीटर पर मिनट की गति से चलता है तो दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। तो यहां का डिफरेंस कितना है 20 का है। यह 20 का डिफरेंस एग्जैक्टली किसके बराबर है बोलिए 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। इस कंडीशन में अगर हम ये पता कर लें कि जो हमारा ये धावक पहला वाला था, भाई अगर हम लोगों से क्या पूछा था कि दौड़ कितनी लंबी है, मतलब दूरी पता करना है। दूरी पता करने के लिए हमें जैसे उसकी चाल पता है और समय अगर कंफर्म हो जाए तो चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। अगर 20 बराबर 10 है तो 120 बराबर क्या होगा, 20 छक्के होता है 6 धाम में 60, 60 सेकंड ना, मिनट है सॉरी, 60 मिनट, 60 मिनट का वक्त लेता, 60 मिनट का वक्त लेता। और उसकी स्पीड कितनी है 100 मीटर पर मिनट है। इससे भी जा सकते हैं लेकिन इसको तब उपयोग में लाना होगा, किसी एक को पकड़ लो, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। 60 मिनट है और 100 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड है, मतलब स्पीड है 100 मीटर पर मिनट और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 60 मिनट। चलिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 गुणे 60, 100 गुणे 60 6000 क्या बोलिए मीटर, 6000 मीटर। कोई ऑप्शन मीटर में है नहीं, सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। इस हिसाब से 6000 को अगर हम 1000 से भाग कर दें तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस बोलिए कितनी हो गई 6 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिया है। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार करिए, आशा करता हूं भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं। अब बोट एंड स्ट्रीम एक और पार्ट है, सबको थोड़ा समझना है। यहां पर पानी की स्थिति होती है, हवा की स्थिति होती है। हम अगर शांत जल में, अगर हम तैराक हैं तो मैं नहीं हूं, आप हो सकते हो, ठीक है, नाव हो, नाविक हो, मोटर बोट हो, स्टीमर हो, कुछ भी हो, उसकी शांत जल में अपनी कोई चाल है और धारा की भी अपनी चाल है। तो शांत जल में नाव की चाल अगर x है, धारा की चाल y है। अगर धारा के अनुकूल कोई चलेगा, धारा का यूज करके चलेगा, तो उसकी चाल x प्लस वाई हो जाएगी, और अगर प्रतिकूल चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगी। अगर कभी आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया गया हो तो शांत जल में नाव की चाल के लिए अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 और धारा की चाल के लिए अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अगर शांत जल में किसी नाव की चाल 10 है, धारा की चाल 2 है, अनुकूल चाल होगी 12, प्रतिकूल चाल होगी 8, और अगर अनुकूल प्रतिकूल आपको पता है तो जोड़कर 2 से भाग कर दो, 12 प्लस 8 बटे 2, तो 20 बटे 2 आया 10, ठीक है। और प्रतिकूल चाल निकालना है, 12 माइनस 8 बटे 2 कर दें, 4 बटे 2 आया 2, करेक्ट है। इस तरह से इन कनेक्शंस को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की तरफ आते हैं। एक नाव नदी की विपरीत धारा में मतलब प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो ये धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो इस तरह से उसकी प्रतिकूल चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई प्रतिकूल चाल, ठीक है, प्रतिकूल चाल। और नदी, और पढ़िए, और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी, धारा के साथ मतलब अनुकूल, उतनी ही दूरी मतलब 35 किलोमीटर को 5 ही घंटे में तय करती है, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई उसकी अनुकूल चाल, ठीक है, यही तो पढ़ाया भी। इस समय स्थिर जल में नाव की गति क्या है? तो नाव की गति शांत जल में, मैंने भी आपको यही डिस्कस किया, शांत जल में नाव की चाल, कमेंट कर दीजिए, नाव की चाल कितनी हो जाएगी बोलिए, 5 + 7 बटे 2, 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही हमसे धारा की चाल पूछा होता तो डिफरेंस करते, 7 - 5 बटे 2 करते तो 1 आता। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका 6 है, चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न को भी दिमाग में रखिए, समझिए। आगे बढ़िए। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तय करता है। ऊर्ध्वाधर
अनुप्रवाह, अब देखो थोड़ा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तय करता है तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी तय करता है। ऊर्ध्वाधर मतलब एक प्रकार से प्रतिकूल चाल, ठीक है, और अनुप्रवाह मतलब अनुकूल चाल, यही सब समझने की बात होती है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर मतलब प्रतिकूल चाल की बात करें, प्रतिकूल चाल की बात करें, तो उसने जो है 28 किलोमीटर तय किया था 4 घंटे में, तो इसकी प्रतिकूल चाल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी, तो अनुकूल चाल देखो कितनी हो जाएगी? अनुकूल चाल होगी 50/2 अर्थात 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? तो शांत जल में नाव की चाल देखो क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल अभी पीछे हमने पढ़ के आए हैं। अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 अर्थात 25 + 7/2, 25 7 32/2 हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा भाई? हमने नाव की चाल शांत जल में निकाल दिया। दूरी आपके पास है 44.8 बटे आप कर दो 16, 16 दूना 32 होता है, 16 8 128 हो जाएगा। 2.8 घंटे लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, पहला ऑप्शन 2.8 आवर्स लगेगा, इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। एक व्यक्ति स्थिर पानी में शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चलाता है, मतलब शांत जल में उसकी चाल दिया है 7.5 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़िएगा। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है। अगर वह, जैसे देखिए ध्यान से, अगर वह विरुद्ध जाता है, विरुद्ध मतलब प्रतिकूल जाता है, तो अनुकूल जाने की तुलना में उसे डबल समय लगता है। तो एक प्रकार से हम अनुकूल और प्रतिकूल अगर हम चाल सोचें तो अनुकूल चाल अगर 2 होगी तो प्रतिकूल चाल 1 होगी। इसीलिए तो समय देखो क्या लगा, 1 लगा तो 2 लगा। क्यों? लिखा भी है प्रतिकूल में डबल समय लगेगा, अनुकूल में आधा समय लगेगा। तो उसी हिसाब से चाल का भी रिलेशन देखिए पलट जाता है। आपने अभी यही पढ़ा था कि अगर हमें अनुकूल और प्रतिकूल चालें पता हैं तो जोड़ के 2 से भाग कर दो तो नाव की चाल आएगी, घटा के 2 से भाग कर दो तो धारा की चाल आएगी। इस समय हमको जो रेशियो बनाना चाहिए, दरअसल हमको यहाँ पर क्या दिया है, इस शांत जल में नाव की चाल दिया है, धारा की चाल अपने से पूछ रहा है। हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, मतलब इस समय से हम इस चाल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी नीड नहीं है। हम अगर शांत जल में नाव की चाल सोचें तो हम 3 बटा क्या कर दें, 2 + 1/2 कर दें, अर्थात 3/2 कर दें, 3/2 कर दें। और अगर धारा की चाल सोचे तो 2 - 1/2 अर्थात 1/2 कर दें। एक प्रकार से आप 2 को घटा दें तो यही 3 और 1 का रेशियो बन जाएगा। 3 यहां पर शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी और 1 हो जाएगी धारा की चाल। तो 3 का मान वहां पर 7.5 दिया है, धारा की चाल 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 मतलब 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। क्लियर कर लीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 6 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत जल में नाव की गति कितनी है, ये हमको बताना है। धारा की गति मतलब आपको y का मान दिया है, x का मान नहीं पता है। दूरी कितनी है, देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 24 किलोमीटर है। अब देखिए, अब कहा गया है, प्रश्न को पढ़िएगा। इसने लिखा है कि एक नाव है 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 6 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, मतलब जाती भी है और रिटर्न भी आ जाती है, और टोटल समय लगाती है 6 घंटे। हमसे पूछा शांत जल में नाव की चाल आप बता दो कितनी होगी। शांत जल में नाव की गति अगर आप x मान लो तो अनुकूल चाल x + 3 होगी और प्रतिकूल चाल x - 3 होगी। दूरी आपके पास 24 है, अगर हम 24 बटा x + 3 कर दें और 24 बटा x - 3 कर दें और दोनों समयों को जोड़ दें तो समय किसके बराबर हो जाएगा पता है? 6 घंटा। इसी को अगर किसी ने टच कर लिया, सही से सेट कर लिया तो उत्तर आ जाएगा। नहीं तो आपके पास वही है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो। मैं तरीका इसका दिखा रहा हूं कि ऑप्शन से आप जाओ। ऑप्शन से जाने का मतलब ये तो पक्का है कि 3 से ज़्यादा ही होगा, और 3 से ज़्यादा लगभग सब हैं।
लेकिन सोच लो कि कितना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 4 सोचते हैं तो 4 3 7 से कटेगा नहीं, दिमाग से निकाल दो। 9 सोचो, 9 रखा, अगर 9 3 कितना होगा 12, 12 दूना 24। 9 रखा, 9 में से 3 निकला 6, 6 चौके 24, 4 2 कितना होता है 6। इसका मतलब सही उत्तर आपका 9 ही हो जाएगा। रख करके ऑप्शन से हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब हमने शांत जल की चाल को 9 मान लिया, 9 मान करके हमने मतलब मान क्या रखा, हमने स्टेटमेंट बना लिया, उसमें हमने रख दिया। रख करके अगर 6 से जो कंपेयर्ड हो जा रहा है तो ही आपका सही उत्तर होगा। तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन जो आज कराए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार कर लीजिए। मैं विश्वास मानता हूं कि इससे इधर उधर नहीं आएगा। डिजिट इधर उधर हो सकती है, पैटर्न तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अगर कुछ इधर उधर भी होता है तो आपको बहुत पढ़ाया, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। फिलहाल 90% मैं एसईओटी दे रहा हूं कि यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब बस एक लास्ट कि अब इतना हो गया, और मैं चाहूँगा कि अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन किए रहिएगा। मैथ से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए अभी से। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब किए रहिएगा, जिससे कि मैथ की जो भी एक्टिविटी हो आपको प्रोवाइड की जा सके, आसानी से आप उसमें इन्वॉल्व हो सके। बाकी फिर से अभी कुछ और प्रयास भी 1-2 दिन में जो करना है मैं आपको करके बता दूंगा। और भी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितनी भी मेहनत है आपके लिए हो सकेगी, उतना मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, शुभकामनाएं और प्रयास अभी ऐसे आपके लिए 1-2 दिन जो आपके लिए बचा हुआ समय है उसमें मैं कवर कर दूंगा। जितना पॉसिबल होगा मैं करा दूंगा। अभी के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।